हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 8th प्रिंसिपल की, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक एक करके समझते हैं इनका मतलब। सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन where the decision making authority is concentrated in the hands of top level management। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी रहती है कि कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही करेंगे। यानी जो आपके बॉस है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हर एक डिसीजन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डिसीजन जो होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेंगे। यानी बीच में बॉस है और कुछ भी काम होगा एम्प्लॉयज़ को तो एट द एंड वो बॉस के पास ही आएंगे यहाँ पर डिसीजन के लिए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? Decentralization involves a systematic dispersal of authority at all levels of management in order to enable the managers at all levels to take decision appropriate at their level। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, वो अपनी अथॉरिटी कुछ कुछ उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी दे कि आप लोग भी डिसीजन ले सकते हो। सपोज जो वर्कर्स हैं उनका कुछ काम है, ठीक है, तो उनको सीधा यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इनको कुछ काम होगा तो वो यहाँ तक जाएंगे, कोई डिसीजन होगा या कुछ बड़े लेवल के डिसीजन लेने होंगे तो सपोज पूरी मार्केटिंग की टीम में अब कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो सीधा मार्केटिंग के हेड के पास जा सकता है, उसको सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इसको अथॉरिटी दे के रखी। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मैनेजर लेवल यानी मिडिल लेवल को अथॉरिटी दे के रखी कि आप इस टाइप के इतने तक के डिसीजन आप ले सकते हैं। वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। There is need to balance subordinate involvement through decentralization with managers' retention to final authority through centralization। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है सेंट्रलाइजेशन को और डिसेंट्रलाइजेशन को। यही बोला, देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो अपन सबऑर्डिनेट का जो इन्वॉल्वमेंट है उनको बैलेंस करना पड़ता है किसके साथ? मैनेजर के रिटेंशन के साथ। जो फाइनल अथॉरिटी है वो इनके पास ही रहती है, क्योंकि तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके रखा हुआ है। जैसे कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो स्कूल्स में क्या होता है कि अगर स्कूल अच्छे से रन करे तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अप्लाइड, जुडिशली अप्लाइड करते हैं, वो इक्वली अप्लाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड कंडीशन कि कितना किसके पास रहना चाहिए अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, वो बड़े बड़े वाइस प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, कौन से टीचर्स आएंगे, कौन सा स्टाफ रखेंगे, स्कूल्स की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए टीचर्स को लेके, पे कितना करना है, ठीक है, ये अथॉरिटी लेने की इनके पास रहेगी। बट अगर हम ये अब जैसे कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं स्कूल्स में कि भैया सिलेबस कितना रखना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, या फिर किस मेथड से पढ़ाना है। टीचर्स का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भैया जैसे कि कॉलेजेस में होता है कि भैया उनको पीएचडी कंपलसरी होनी चाहिए अगर आपको प्रोफेसर चाहिए तो, या एमबीए कंपलसरी होना चाहिए। वैसे ही स्कूल में बीएड कंपलसरी हो गया है। तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं उसमें से जो बड़े बड़े डिसीजन रहते हैं वो डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं। लेकिन जैसे कि सिलेबस कितना रहेगा कि और ये सब चीज़ें बताई मैंने आपको वो सारी आएगी, वो सब कौन लेते हैं? वो सब टीचर्स लेते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन तो है ही सही यहाँ पे, क्योंकि जो बड़े डिसीजन है वो लोग लेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी साथ में, क्योंकि सिलेबस कितना होगा और किस तरीके से पढ़ाना है और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो टीचर्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग रहती है, क्योंकि वो टीचर एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो हर लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है और एट द एंड जो डिसीजन रहते हैं बड़े बड़े वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये लोग रहते हैं। तो इसलिए इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होता है स्कूल में। इफेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या क्या इफेक्ट होंगे अगर हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में या वर्किंग बिजनेस में। क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसको डिसीजन जल्दी ले पाएगा। और जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर सिंगल के पास अथॉरिटी रहेगी तो वहाँ तक, जैसे हर एक एम्प्लॉयज़ वहाँ तक पहुँचेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, हर एक छोटी छोटी चीज़ें लेके डिसीजन मेकिंग लेने में डिले हो सकता है। बट अगर उसके लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जो कि एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो कुछ भी दिक्कत आएगी तो उसके एम्प्लॉयज़ के मैनेजर को बोल देंगे, तो इससे डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। मैनेजर्स का बर्डन कम हो जाएगा। मैनेजर्स ने लीडर अपॉइंट कर दिए टीम के अकॉर्डिंग, कि टीम ए है, बी है, सी है,
ठीक है, इसका लीडर ये रहा, इसका लीडर ये रहा, इसका लीडर ये। अब इन लीडर्स को दिक्कत होगी तो वो फिर मैनेजर्स के पास जाएंगे, ना कि ये पूरी टीम के जो ग्रुप हैं, 8-10 लोग के ग्रुप है, सब जो सपोज इनको कुछ दिक्कत हो सीधा इसके पास नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे जाएंगे पहले, इसको दिक्कत होगी तो फिर यहाँ पे जाएंगे। तो इससे क्या मैनेजर्स का बर्डन भी कम हो जाएगा। अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं तो जो इनसफिशिएंट अथॉरिटी रहती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसमें डिस्ट्रप्शन लेके आ सकती है, यानी स्मूथली वर्क नहीं करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, काम पे काम प्रॉपरली नहीं होगा अगर हम ये अप्लाई नहीं करते हैं तो।